हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे दोस्त? मैं आज फिर एक बार स्वागत करता हूं दोस्तों आपको आपके अपनी HN स्टडी हब यूट्यूब क्लास में। ठीक है दोस्तों, और जो भी दोस्त आज मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैं उन सभी को बता देता हूं दोस्तों, ये क्लास आपके लिए एक जीके की कॉम्बिनेशन बैच की क्लासेज है, जिसमें आपके जितने भी करंट के मुद्दे चल रहे हैं, जैसे वो किसी भी कंट्री से रिलेट कर रहे हो, उसके साथ समझौते किए गए हो, या फिर किसी स्टेट में जो अपने 28 स्टेट है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है यूटी है, उनमें क्या हो रहा है, अभी कौन से में चुनाव कंप्लीट हुए हैं, वहाँ के सीएम कौन बने थे, वहाँ के गवर्नर कौन बने थे, उनके बारे में बात करेंगे। और उनके अलावा दोस्तों मैं अभी ये आपकी थर्ड क्लास है जो इस सीरीज को स्टार्ट किया है। उससे पहले 2 क्लासेज में भी मैंने आपको पॉलिटी के वो क्वेश्चंस जो आपके पीछे आने वाले एग्जाम्स थे उनमें एज इट इज़ मिले थे, वो प्रीवियस क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की है। और वो जो आगे आने वाले एग्जाम्स होंगे दोस्तों, वो चाहे आपका एनटीपीसी का रेलवे हो, ग्रुप डी हो, या फिर साथ में जो एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, डीआरडीओ, एमटीएस हो। ठीक है, और साथ ही में बात करते हैं दोस्तों आपके आने वाले जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, वो चाहे आपके पटवारी के हो या फिर ग्राम सेवक के हो। और देखने को मिलेंगे आपको जो एलडीसी में भी हाल ही में करंट का जो आपको एक पोर्शन ऐड किया गया है उसमें वो आपको यहाँ पर सारे एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों ये जो पॉलिटी है इसके साथ साथ आपके जो ज्योग्राफी है उसको भी अटैच किया गया है। इसमें ज्योग्राफी के, पॉलिटी के और करंट के सारे एज इट इज क्वेश्चन दिखाए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आपके इन क्वेश्चनों की। इनसे पहले जो क्वेश्चंस है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, उन क्लासेस को भी आप पीछे जाके जरूर देखना। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन भारतीय संविधान। इस भारतीय संविधान के बारे में दोस्तों मैं आपसे क्लासेस ले चुका हूँ, संविधान के बारे में क्लास में ले चुका हूँ पहले से भी कि संविधान कब लागू हुआ था, संविधान को अपनाया कब था, और संविधान के जो जनक है वो किसको कहा जाता था। ये सारी क्लासेज में आपको संविधान के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या कितनी है। पहले दोस्तों आपको ये बताया गया था पीछे वाली क्लास में कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, और उसके लिए दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक भी दिया था कि उसको अगर आप 2 से 3 बार याद करोगे तो वो आपको एज इट इज़ याद हो जाएगी, या फिर इस क्लास को आपने अगर 2 बार देखा होगा तो आपको ज़रूर वो ट्रिक याद हो गई होगी। उसमें मैंने आपको बताया था नी आ आज सद समास को गफ करूं, जिसमें बताया था नी आ नीति निर्देशक आयरलैंड से लिए गए, आज आपातकालीन जर्मनी से लिए गए, सद संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिए गए। तो ऐसे ही उसमें बताया गया था लास्ट में करू में बताया था मैंने दोस्तों कि कैसे मौलिक कर्तव्य, और रसे रसिया। तो ये जो मौलिक कर्तव्य थे ये कहाँ से लिए गए थे दोस्तों, रसिया से लिए गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या कितनी है, 11। याद रखना है, जैसे मौलिक अधिकार आपके पहले 7 थे, फिर 6 हो गए, 1 को हटा दिया गया था, वैसे ही आपके भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य थे वो पहले 10 थे और अब 11 कर दिए गए। तथा 11वां जो मौलिक कर्तव्य था दोस्तों मैंने आपको बताया था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ दिया गया था। याद रखना, आपसे पूछा जाएगा मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो आपको लगाना है कि 11 एट प्रेजेंट में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है। साथ में ये पूछा जाएगा कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो याद रखना है 86वां संविधान 86 जो संविधान संशोधन अधिनियम 2011 था, 2002 था, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, बात करते हैं मौलिक कर्तव्य, जो कि आपको ये भी बताया गया था कि मौलिक कर्तव्य रसिया से लिए गए थे। और मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में आते हैं, जैसे आपको दोस्तों पहले बताया था मैंने 1 से लेकर 4 तक के उसमें आते हैं संघ व उसके क्षेत्र, फिर 5 से लेकर बताया गया था 11 तक, 5 से 11 तक नागरिकता बताई थी, फिर बताया था 12 से 35 तक मौलिक अधिकार थे, फिर 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व बताए थे, और लास्ट में बताया था कि जो 51A हैं, जो कि भाग कौन सा है 4th A, और अनुच्छेद है 51A जिसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, ये दोस्तों वही रसिया है जिसके साथ भारत की जो एक्सरसाइज है उसका नाम है इंदिरा एक्सरसाइज है जो रसिया है। इसके प्रधानमंत्री यानी रसिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका याद रखना दोस्तों मिखाइल मिशुस्टिन। ठीक है, और इसके जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था व्लादिमीर पुतिन। ये भी बताया गया था दोस्तों, यहाँ मैं लिख देता हूँ मिखाइल मिशुस्टिन। तथा दोस्तों ये भी याद रखना है आपको कि जो रसिया थे उसके प्रेसिडेंट का नाम क्या था, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन।
और मेरे दोस्त मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो रसिया है इसके साथ भारत की एक्सरसाइज कौन सी थी, इंदिरा एक्सरसाइज थी। और जो रसिया, ठीक है, रसिया की जो संसद का नाम था वो भी दोस्तों मैंने आपको बताया था। एक बताया था जापान की संसद का नाम कि पार्लियामेंट ऑफ जापान को किस नाम से पुकारा जाता है, तो मैंने 5 से बताया था डाइट, ठीक है। और रसिया से ड्यूमा, ड्यूमा याद रखना है दोस्तों, ड्यूमा, ठीक है। ये जो ड्यूमा है वो रसिया की संसद का नाम है। और ये भी बताया था कि दोस्तों जो रसिया है उसके जो व्लादिमीर पुतिन जो कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति है वो कब तक रहने वाले हैं, यानी जो रसिया की संसद का नाम ड्यूमा है उस संसद में ये फिक्स कर दिया गया है दोस्तों आपको कि ये जो व्लादिमीर पुतिन साहब है वो 2036 तक रसिया के राष्ट्रपति रहेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें दोस्तों आपको फर्स्ट क्वेश्चन से देखने को मिलेगी। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इनके ये जो अलग से दोस्तों आपको फैक्ट बताए गए हैं वो भी आपको ऐसे ही याद रखने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, जो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन की रिट कौन जारी करता है। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाएगा जो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन की जो रिट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है। उसमें आपको हाई कोर्ट भी देखने को मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट भी देखने को मिलेगा, राष्ट्रपति भी देखने को मिल सकता है और अदर ऑप्शन भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपको दोस्तों याद रखना है जो मौलिक अधिकार थे, मैंने बताया था कि मौलिक अधिकारों के जो संरक्षक होंगे, मौलिक अधिकारों की जो रक्षा करते हैं वो कौन थे, उसके बारे में मैंने बताया था आपको सुप्रीम कोर्ट, तथा साथ ही में जो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन की जो रिट जारी करेगा वो भी कौन है, सुप्रीम कोर्ट। हाँ दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट, ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये वही है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है वो 124 में आता है। 124 में जो पीछे वाली क्लास में मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया था। सुप्रीम कोर्ट जो कि अभी हाल ही में उसके जो अध्यक्ष है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मुख्य न्यायाधीश है वो NV रमन्ना साहब है जो 48 नंबर के हैं। 47 नंबर के बताया था शरद अरविंद बोबड़े हैं, 46 के बताया था रंजन गोगोई है, 45 के बताया था दीपक मिश्रा एंड 44 के बताया था कौन, 45 के दीपक मिश्रा थे और 44 के जगदीश सिंह खेर, 43 के तीरथ सिंह ठाकुर एंड 42 के HL दत्तू साहब मैंने आपको सारे बता दिए थे। तीरथ सिंह ठाकुर जो 43 थे और तीरथ सिंह रावत ये दोनों अलग अलग है। तीरथ सिंह रावत जो कि अपने UK उत्तराखंड के कौन थे, उत्तराखंड के CM बनाए गए थे, और तीरथ सिंह ठाकुर जो कि 43 नंबर के CGI थे। ये आपको याद रखना है दोस्तों। साथ ही में बात करते हैं मौलिक अधिकार। इस मौलिक अधिकार के बारे में भी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकारों का जो आर्टिकल होता है वो कौन सा बताया था, 12 से 35 तक बताया था। मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए थे ये भी बताया था दोस्तों। जो मौलिक अधिकार है वह USA से लिए गए थे। हाँ दोस्तों, ये वही US है जिसके 46 नंबर के जो प्रेसिडेंट जो बिडेन साहब को बनाया गया है और जो 49 नंबर की वाइस प्रेसिडेंट जो कि कमला हैरिस को बनाया गया है, ठीक है। ये याद रखना है दोस्तों आपको। USA की जो कैपिटल है वो वॉशिंगटन DC है और वो भी पोटोमेक नदी के किनारे है। ये पोटोमेक नदी वाला क्वेश्चन दोस्तों आपको NTPC मेंस में जो होगा उसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि USA की कैपिटल वॉशिंगटन DC तो हर कोई जानता है दोस्तों, लेकिन जो वॉशिंगटन DC है वहाँ पर वॉशिंगटन DC कौन सी नदी के किनारे हैं ये आपको याद रखना है, पोटोमेक नदी के किनारे, लंदन थेम्स नदी के किनारे, पेरिस जो कि सेन नदी के किनारे हैं। ये सभी आपको याद रखने हैं, ठीक है। और दोस्तों बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, संपत्ति के अधिकार। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर समझ में आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो दोस्तों HN स्टडी हब यूट्यूब चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। दोस्तों आपके जो दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं अदर कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स, चाहे वो कोई सा भी हो, अगर वहाँ पर आपके GK आती होगी तो ये क्वेश्चंस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। और आजकल GK का पोर्शन हर सब्जेक्ट में तथा हर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आने लग गया है, तो उनके साथ भी शेयर करो। ये जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए गए हैं वो आपके दोस्तों के लिए भी उतने ही बेनिफिट साबित होंगे, ठीक है। और दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चंस है मैं पीछे वाली क्लासेज में भी रिवाइज करा रहा हूँ और अब जो नेक्स्ट आगे क्लासेस चल रही है जो उनमें भी आपको बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ। नए क्वेश्चंस के साथ जो पुराने क्वेश्चंस का डाटा है वो भी मैं आपके साथ ओरली बता देता हूँ और नए क्वेश्चंस का लिख देता हूँ, जिससे आपके नोट्स प्रॉपर बनते रहे और साथ में याद होती रही क्लासें, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों संपत्ति के अधिकार, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को किसके शासन के दौरान, किसके शासनकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। हाँ दोस्तों, मैंने ये क्वेश्चंस आपको पहले भी बताया था, लेकिन उसका कुछ नया मोड लेके इस क्वेश्चंस में आए। मैंने बताया था कि जो मौलिक अधिकार थे जो कि कहाँ से लिए गए थे, USA से लिए गए थे,
अब ये जो मौलिक अधिकार थे उनकी संख्या पहले हुआ करती थी 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब 7 मौलिक अधिकारों में से एक जो आपका संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया। अब उसकी जगह कौन सा ये जो संपत्ति का अधिकार हटा दिया तो 7 में से अब एक तो लैप्स हो गया आपके। अब कितने अधिकार बचे? 6 अधिकार बचे हैं। उनमें जैसे समानता का अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है, ऐसे करके आपके 6 अधिकार थे। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो संपत्ति का अधिकार को अगर आपके मौलिक अधिकारों में से हटा दिया गया तो फिर किस में जोड़ा गया? भाई संपत्ति का जो अधिकार है मेरे दोस्त, अगर वो संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया तो उसको कोई ना कोई अधिकार में तो जोड़ा गया होगा और किसी न किसी का नाम दिया गया होगा, ये भी बात है। हाँ दोस्तों, जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया तो उस संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का नाम दिया गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा संपत्ति अधिकार किसके अंतर्गत आते हैं, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा मौलिक अधिकार आ सकते हैं, मौलिक कर्तव्य आ सकते हैं, वहाँ पर कानूनी अधिकार आ जा सकता है, या उसके अलावा नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया जा सकता है। तो ऐसे आपको देखने को मिलेंगे ऑप्शन। तो उसमें आपको याद रखना है जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकारों से तो हट चुका है और कानूनी अधिकार बन चुका है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। जो संपत्ति के अधिकार को किसके शासन के दौरान मौलिक अधिकारी की सूची से हटा दिया गया? उस टाइम शासन किसका था दोस्तों? उस टाइम शासन था मोरारजी देसाई सरकार का। ठीक है, जब संपत्ति का अधिकार हटाया गया था आपके उसमें मौलिक अधिकारों में से, तो उस टाइम शासन था मोरारजी देसाई सरकार। हाँ दोस्तों, ये वही मोरारजी देसाई सरकार है जिसने सबसे ज़्यादा बजट पेश किया था। ठीक है, और उसके अलावा मैंने आपको मौलिक अधिकारों के बारे में भी बता दिया है दोस्तों कि ये कौन से आर्टिकल में आते हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं, तथा इनका कौन से भाग में आते हैं। सारा जो भी डिटेल थी वो मैंने आपको मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और जो कि नीति निर्देशक तत्व थे उसके कंप्लीट बता दिए। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चंस पे, फिर उसके आगे कुछ देखेंगे। भारत के जो राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति है, अगर उनका पद खाली हो तो फिर वहाँ पर जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति डिसीजन लेते थे, निर्णय लेते थे, या उनका जो भी कार्यान्वयन होता था, कार्य होता था, वो किसके द्वारा किए जाएंगे? हाँ दोस्तों, जब राष्ट्रपति अपने पद पर बैठते हैं तब तो राष्ट्रपति द्वारा हर काम किया जाता है और नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री के जितने भी मंत्री परिषद होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से की जाती है। ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का सभापति होता है, अध्यक्ष होता है। ठीक है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, तो ये अगर अपने पद पर बैठे हैं तब तक तो ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर कोई निर्णय लेना हो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो, तो फिर उनकी जगह पर निर्णय लेने के लिए किसका अधिकार होगा? ये दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम्स में ऐसे ही बनता है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद का खाली हो, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का अगर पद खाली हो, तो वहाँ पर फिर जो निर्णय लेने का अधिकार होगा वो होगा अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जो मैंने आपको भी बताया करंट में NV रमन्ना साहब है बताया। ठीक है, अब बात करते हैं ये राष्ट्रपति। हाँ दोस्तों, एक है राष्ट्रपति और एक है उपराष्ट्रपति, इनकी बात करते हैं। आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो कौन है, तो याद रखना वर्तमान में राष्ट्रपति 14वें नंबर के रामनाथ कोविंद साहब है, यानी श्री रामनाथ कोविंद साहब, जो कि 14वें नंबर के भारत के प्रेसिडेंट हैं। 13वें नंबर के कौन थे ये पूछा जाएगा दोस्तों, प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी जिनको मरणोपरांत जो कि भारत का एक बहुत ही जो सबसे ऊपर सम्मान होता है, कौन सा देश का सर्वोच्च सम्मान, भारत रत्न, प्रणब मुखर्जी को दिया गया था, भूपेन हजारिका को दिया गया था, नानाजी देशमुख को दिया गया था, और साथ में एक अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान के निर्माता थे उनको दिया गया था। 4 लोगों का नाम आपको याद रखना है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन कि इनमें से कौन है जिनको देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न नहीं मिला है। फिर उनमें आपके 3 नाम आएंगे, नानाजी देशमुख आ सकते हैं, प्रणब मुखर्जी आ सकते हैं, तथा ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आ सकते हैं, और ये चारों नाम आपको देखने को मिलेंगे। उसमें से एक नाम मिस होगा, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, बात करते हैं ये राष्ट्रपति। अब 14 नंबर के तो रामनाथ कोविंद, 13 नंबर के प्रणब मुखर्जी एंड 12th नंबर के प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। हाँ दोस्तों, ये वही श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है जो भारत की फर्स्ट महिला यानी प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। और उसके अलावा बात करते हैं राष्ट्रपति का आर्टिकल, याद रखना है दोस्तों 52, यानी जो राष्ट्रपति का आर्टिकल होता है वो होता है 52 आर्टिकल 52। और उपराष्ट्रपति, आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों ये उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है,
ये भी पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है। तो उसके लिए दोस्तों मैं अभी आपको इनके बाद में एक ट्रिक बताऊंगा जो है उमा उच्च न्याय। ये भी ट्रिक बताऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया था निया आज सच समाज को गफ करूं, वैसे ही उमा उच्च न्याय होता है जो अमेरिका से होता है। जैसे उमा उसे उपराष्ट्रपति आएंगे तो याद रखना है ये जो उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका से लिया गया है। हाँ दोस्तों, ये वही अमेरिका है जिससे प्रस्तावना भी ली गई है, मौलिक अधिकार भी लिए गए हैं और उपराष्ट्रपति भी लिया गया है। ये राष्ट्रपति कहाँ से लिए गए हैं, याद रखना है दोस्तों, ब्रिटेन। हाँ दोस्तों, ये वही ब्रिटेन है जिसको 2021 के गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो कोरोना वायरस को देखते हुए उन्होंने इनकार कर दिया और वो 2021 में नहीं आए थे। ठीक है, ब्रिटेन जॉनसन साहब ब्रिटेन के थे। कौन? ब्रिटेन के थे जो उनको बुलाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आपके CGI जो कि आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का 124 और उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू, जो कि कौन से नंबर के हैं दोस्तों? एम वेंकैया नायडू साहब जो उपराष्ट्रपति है वो 13 नंबर के 13वें नंबर के हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए दोस्तों, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। हो गया नोट डाउन, स्क्रीनशॉट हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों आपके वो क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो कि फर्स्ट है आपके, जैसे कि सबसे पहले आपके गणतंत्र दिवस पर, अभी जब गणतंत्र दिवस आया था 2021 का, एक होता है स्वतंत्रता दिवस और एक होता है गणतंत्र दिवस। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं, एक आपका होता है स्वतंत्रता और एक होता है गणतंत्र। इन दोनों के बारे में बात क्यों कर रहा हूं दोस्तों मैं, क्योंकि इनसे जो अभी मैं क्वेश्चंस बताऊंगा वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे और ये एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये करंट के भी है और पॉलिटी के भी है। करंट प्लस जो पॉलिटी मिक्स है उसके जो आपके ये क्वेश्चंस है वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। ये आपके पॉलिटी के में भी आ सकते हैं और करंट में भी आ सकते हैं। वो देखो, अब करते हैं रिलेट। जो स्वतंत्रता होता है वो 15 अगस्त को, ठीक है, और गणतंत्र होता है वो 26 जनवरी को। हाँ दोस्तों, ये वही 26 जनवरी है जो 26 जनवरी 1950 को भारत लागू हुआ था। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल गई थी भारत को। ठीक है, अब बात करते हैं 26 जनवरी की जगह अगर 26 नवंबर हो जाता तो, और 1950 की जगह 1949 हो जाता तो, याद आया दोस्तों 26 नवंबर 1949 संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, तो बात करते हैं 26 जनवरी की। इस गणतंत्र दिवस पर दोस्तों, ये स्वतंत्रता दिवस हो गया, ये गणतंत्र दिवस हो गया। अब बात करते हैं ओनली गणतंत्र दिवस की। जो दोस्तों गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों जो ये गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस पर पहली भारतीय महिला जो परेड सहायक बनी थी। परेड सहायक का मतलब दोस्तों, जब भी परेड होती है गणतंत्र दिवस पर आपने देखा होगा या स्वतंत्रता दिवस पर आपने देखा होगा, कभी किसी टुकड़ी किसी अदर स्टेट की आती है या फिर कोई टुकड़ी अदर कंट्री की आती है, जिनका अलग अलग प्रोग्राम्स होता है। तो इंडिया की तरफ से प्रोग्राम ये होता है, उसमें अदर स्टेट होता है, उनका प्रोग्राम ये होता है। जो इस बार असम की झांकी को फर्स्ट नंबर पर दिया गया था, तो वैसे ही बात करते हैं गणतंत्र दिवस पर जो फर्स्ट यानी पहली भारतीय महिला। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। पहली जो भारतीय महिला थी जो कि परेड सहायक बनी थी, परेड सहायक बनी। ठीक है, पहली भारतीय महिला जो कि परेड सहायक बनी उसका नाम क्या था, अब याद रखना है 2020 में। 2020 का जो गणतंत्र दिवस था, हाँ दोस्तों 2020 का जो गणतंत्र दिवस था उसमें पहली जो परेड सहायक बनी थी, पहली भारतीय महिला जो परेड सहायक बनी थी उसका नाम याद रखना है दोस्तों आपको, तान्या शेरगिल। अब दोस्तों ये क्वेश्चंस आपका इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि जब आपके एग्जाम्स होंगे आज से 4 महीने बाद में, तो जब
जनवरी होगा या दिसंबर होगा वो आपके नज़दीक होंगे, यानी जब आपका एग्ज़ाम होगा उसके जस्ट आगे 2 महीने बाद में जनवरी और नवंबर दिसंबर ये मिलेंगे। और इसीलिए मैंने एक तो आपको डायबिटीज़ डे बताया था नवंबर का 14 नवंबर को, वो आपके लिए डे में इंपॉर्टेंट होगा। ये जो इंपॉर्टेंट होगा वो आगे वाले गणतंत्र दिवस के नज़दीक आ जाएंगे आपके एग्जाम्स, इसलिए इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं आपको दोस्तों ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो पीछे वाले क्वेश्चंस को देख के बेस बना के, या आगे आने वाले जो एग्जाम्स है वो कोई सा भी चाहे एग्जाम्स हो उसको बेस बना के ही ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। इन ये क्वेश्चंस आपको वहाँ डायरेक्ट हिट करेंगे। याद रखना जो पहली भारतीय महिला थी परेड सहायक बनी थी वो कौन थी? तान्या शेरगिल, ठीक है। अब इससे रिलेट करते हुए बात करते हैं दोस्तों कि जो एक गणतंत्र दिवस है, ठीक है, इस गणतंत्र दिवस पर आपके 2021 में मैंने बताया कि आपके जो चीफ गेस्ट थे यानी 2021 में जो गणतंत्र दिवस था 72 नंबर का, कौन सा था? पहले तो आपको याद रखना है कि 2021 का जो गणतंत्र दिवस था वह 72 नंबर का था, 72 नंबर का था। फिर उसके बाद में याद रखना था कि वहाँ पर जो चीफ गेस्ट होने वाले थे हुए नहीं थे दोस्तों, क्योंकि उनको भेजा गया था इनविटेशन, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कोरोना वायरस को देखते हुए कि भारत में जो कोरोना वायरस चल रहा है तथा साथ में उनके कंट्री में भी फैला हुआ है और इससे पूरा वर्ल्ड परेशान है, तो उन्होंने आना उचित नहीं समझा, इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया। अगर 2021 में ये भी पूछा जा सकता है कि 2021 में आपको जो चीफ गेस्ट थे वो किनको इन्विटेशन भेजा गया था, तो याद रखना है ये थे ब्रिटेन के, और ब्रिटेन के कौन थे दोस्तों? बोरिस जॉनसन, ठीक है। इन बोरिस जॉनसन साहब को आपको याद रखना है कि जो ब्रिटेन के ये क्या है, ब्रिटेन के जो हेड है, ठीक है, बोरिस जॉनसन, उनको चीफ गेस्ट के लिए भेजा गया था। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि 2019 और 2020, हाँ बिल्कुल दोस्तों, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2019 में चीफ गेस्ट कौन थे, 2020 में चीफ गेस्ट कौन थे। तो याद रखना है दोस्तों आपको कि 2019 में जो चीफ गेस्ट थे वो थे आपके क्रिसिल रामाफोसा, ठीक है। और 2020 में कौन थे ये आपको याद रखना है दोस्तों, बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन नहीं दोस्तों, ये आपको रखेंगे ब्राज़ील के, ठीक है, जायर बोल्सोनारो, ये आपको याद रखना है, जायर बोल्सोनारो, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा 2021 में जो चीफ गेस्ट थे, 2021 में जो चीफ गेस्ट होने वाले थे हुए नहीं थे क्योंकि इनविटेशन भेजा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो वो कौन थे? वो ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन साहब थे। लेकिन अब पूछा जाएगा अगर 2021 के तो नहीं थे, लेकिन 2019 और 2020 में तो चीफ गेस्ट थे और उनसे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, आपका देख लेना, आपको ये क्वेश्चन देखने को वहाँ पर हिट करेंगे, ठीक है, मिलेंगे। आ रहा है दोस्तों समझ में? आपको लग रहा होगा कि ये कंटेंट कैसे याद होगा, लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारा कंटेंट आपको याद भी होगा, आपके मुंह पे भी होगा, आपके नोट्स में भी होगा, और आपके एग्जाम्स में आएंगे तो वो आपको 1 नंबर बिल्कुल पक्का भी करवाएगा, क्योंकि आपको वो याद होगा, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ और आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जो अगर इस क्लासेस को दोस्तों अगर कंटिन्यूटी लेकर देख रहा है, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देख रहा है, उनको बिल्कुल याद हो रहा होगा दोस्तों। इससे पहले जो पीछे मेरे दोस्त मेरी क्लासेस देख रहे हैं उनसे पूछो आप कि कितना याद हुआ, कितना इंपॉर्टेंट लगी क्लास, और ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं 2019 में और 2020 में। 2019 में जो क्रिसिल रामाफोसा थे ये थे दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। दोस्तों मैं पॉलिटी इसलिए लेके चल रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि पॉलिटी या फिर करंट केसेस साथ लेके चल रहे हैं सर। बात करता हूँ दोस्त, अगर आपको इस राष्ट्रपति के बारे में अगर आपको सब मालूम होगा कि राष्ट्रपति ब्रिटेन से लिए गए हैं, आर्टिकल 52 में आता है, वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब है, और इससे पहले जो 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे वो कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। फिर 12वें नंबर के कौन थे? वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 11वें नंबर के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगर इस राष्ट्रपति का आप पोस्टमार्टम कर सकते हो ना दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का भी आप पोस्टमार्टम कर सकते हो। अगर आपको इस क्वेश्चन में ये पता होगा कि राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रपति का आर्टिकल क्या है, तो ये राष्ट्रपति के साथ साथ आप इस क्वेश्चन का भी पोस्टमार्टम करोगे और उसमें आपको बेहतर समझ में आएगा। आ रहा है समझ में? बात करते हैं 2019 में जो चीफ गेस्ट थे गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 2019 को जो चीफ गेस्ट थे वो थे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति क्रिसिल रामाफोसा।
हाँ दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका, ये दक्षिण अफ्रीका के बारे में मैं जैसे कि पिछली क्लासेज में भी चर्चा करता था। दक्षिण अफ्रीका जिससे भारत के साथ जो समझौता हुआ है, दक्षिण अफ्रीका का भारत के साथ जो समझौता हुआ है वो एक फ्रेंडशिप पार्क को लेके हुआ है, जो कि आपके कहाँ पर होगा फ्रेंडशिप पार्क, वो भी मैंने आपको बताया था नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में ये भी बताया था दोस्तों कि नई दिल्ली जो कि आपका पहले कोलकाता हुआ करती थी भारत की राजधानी 1911 में, फिर उसको दिल्ली राजधानी 1931 में बनाया गया और लास्ट में 1966 में वो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। वही दिल्ली जिसकी विधानसभा सीटें 70 है, वही दिल्ली जिसके सीएम अरविंद केजरीवाल, और वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और वो कौन है, अनिल बैजल साहब। ये इतनी दिल्ली के बारे में आपको याद रखनी है। बात करते हैं 2020 में जो जायर बोल्सोनारो है दोस्तों चीफ गेस्ट आए थे, ये याद रखना है ब्राज़ील के, जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति है, ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति है जायर बोल्सोनारो, वो 26 जनवरी 2020 को अपने गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट थे। और 26 जनवरी 2019 को दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति थे क्रिसिल रामाफोसा, वो अपने यहाँ चीफ गेस्ट थे। 2021 में ब्रिटेन के जो बोरिस जॉनसन साहब थे, उनको इन्विटेशन भेजा गया था, लेकिन कोरोना के चलते वो नहीं आए, इसलिए वो यहाँ पर चीफ गेस्ट 2021 में नहीं रहा, कोई भी चीफ गेस्ट नहीं थे। बात करते हैं कि ठीक है सर, ठीक है मेरे दोस्त, आपको 2019 का मालूम है, 2020 का मालूम है, 2021 का मालूम है, तो वो पहला यानी 26 जनवरी 1950 को जब अपना भारत लागू हुआ था, इंडिया लागू हुआ था, तब पहले चीफ गेस्ट कौन थे, ये भी तो पूछा जा सकता है। हाँ दोस्तों, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपको दोस्तों ये याद रखना है, जो सर्वप्रथम जब 26 जनवरी 1950 को भारत लागू हुआ, तो उस टाइम जो चीफ गेस्ट था, यानी जो सर्वप्रथम अपने भारत का चीफ गेस्ट था, ठीक है, वो कौन था, वो था सुबर्णो। हाँ दोस्तों, सुबर्णो कौन है, सुबर्णो कौन है आपको ये मालूम होना चाहिए। ये था दोस्तों इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे दोस्तों। अब बात करते हैं कि ये जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है दोस्तों, जकार्ता, ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति, वो भारत के मतलब जो चीफ गेस्ट थे, सर्वप्रथम सबसे पहले भारत में जो 26 जनवरी 1950 को जो चीफ गेस्ट थे, वो अपने सुबर्णो साहब थे, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। अब दोस्तों मैंने आपसे बात की है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया की कैपिटल, फर्स्ट चीफ गेस्ट, एंड सेकंड बात की है जो 2019 में अपने चीफ गेस्ट कौन थे, ठीक है, फिर 2020 में कौन थे, 2021 जो कि 21 अभी एट प्रेजेंट में चल रहा है, उनके आने वाले थे लेकिन वो कैंसिल हो गए। इन सब की चर्चा अपन बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एक और, जो कि मैंने आपको बताया था कि महिलाओं के बारे में बात कर रहे थे अभी अपन, जो फर्स्ट नंबर की थी। अब राफेल उड़ाने वाली पहली दोस्तों बात करते हैं, राफेल उड़ाने वाली जो आपकी पहली फाइटर पायलट थी, ठीक है, ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट पड़ेगा। क्यों इंपॉर्टेंट पड़ेगा दोस्तों, हर क्वेश्चंस में मेरा ये एक्सप्लेनेशन देना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला, पहली भारतीय महिला, ठीक है, कौन है दोस्तों, राफेल उड़ाने वाली, यानी ये राफेल उड़ाने वाली जो पहली भारतीय महिला थी, उनका नाम याद रखना है दोस्तों, शिवांगी सिंह, शिवांगी सिंह। अब दोस्तों ये क्वेश्चंस करंट के भी है तो पॉलिटी के भी मिलेंगे आपको, और साथ में आपको ज्योग्राफी भी आगे अभी बताऊंगा, तो ज्योग्राफिकल फैक्ट कैसे कनेक्ट करेंगे अपन वो भी बात करेंगे। लेकिन अब याद रखना है राफेल उड़ाने वाली जो पहली भारतीय महिला है वो कौन है, शिवांगी सिंह। अब आप दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चंस ऐसे कैसे मिला, और अगर आपको राफेल दिख गया होगा तो आपने राफेल का तो पोस्टमार्टम कर दिया होगा। राफेल के बारे में मैं आपको पीछे वाली क्लासेस से अब तक लेके आ रहा हूँ, जब भी राफेल शब्द दिखा होगा तो आपके माइंड में चला होगा कि राफेल के बारे में तो सर ने काफ़ी कुछ बताया था कि राफेल भारत के साथ कौन से देश से समझौता था तथा उसके प्रेसिडेंट कौन थे, ये भी बताया था। बात करते हैं राफेल के बारे में थोड़ा सा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि राफेल उड़ाने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वो शिवांगी सिंह थी।
राफेल। दोस्तों भारत और फ्रांस, ठीक है। मैंने आपको बताया था दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच एक तो बताया था राफेल, ठीक है। राफेल में ये बताया था कि 30 + 6 याद रखना है। जो 30 तो बताया था BS धनोवा और 6 बताया था राकेश कुमार सिंह भदौरिया। याद आया होगा दोस्तों, पीछे वाली क्लासेज में पूरा राफेल का है, आप देखना। फिर बात करता हूँ इस फ्रांस के साथ गरुड़ बताया था मैंने दोस्तों, वरुण बताया था और शक्ति बताई थी। ये भी दोस्तों मैंने बताया था आपको कि जो गरुड़ एक्सरसाइज, ये गरुड़ एक्सरसाइज है भारत के साथ, वो कौन सी एयर एक्सरसाइज थी, एयरफोर्स एक्सरसाइज। एयरफोर्स के कौन बताए थे, राकेश कुमार सिंह भदौरिया बताए थे। फिर ये जो वरुण थे ये नेवी एक्सरसाइज थी, जिसकी पोस्ट एडमिरल होती है, करमवीर सिंह थे, 24वें नंबर के थे, वो भी मैंने आपको बताया था। शक्ति जो कि मिलिट्री आर्मी एक्सरसाइज थी, 15 जनवरी को इनका डे मनाया जाता है, 15 जनवरी को आर्मी का। और कौन थे, मनोज मुकुंद नरवाने थे, जनरल उनकी पोस्ट का नाम था। ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी। आज कुछ नई बात करते हैं दोस्तों इसी राफेल से नई बात ये करते हैं कि आज जो दोस्तों राफेल के फ्रांस के साथ भारत का और भी समझौता हुआ है गगनयान मिशन का, ठीक है। गगनयान मिशन का दोस्तों एक समझौता हुआ है। ये जो गगनयान मिशन है दोस्तों, ये फ्रांस के साथ जो समझौता हुआ है, अब बात करना है जो गगनयान मिशन है, इसमें जो एस्ट्रोनॉट है और जो सर्जन है वो गगनयान मिशन के साथ जाएंगे। तो दोस्तों जो एस्ट्रोनॉट जो कि उनको ट्रेनिंग दे रहा है, भारत के जो एस्ट्रोनॉट है उनको जो ट्रेनिंग दे रहा है वो कहाँ से, कौन से देश से ट्रेनिंग मिल रही है, और जो सर्जन है उनको किस देश से साथ मिल रही है। गगनयान जो है दोस्तों, जो कि भारत से जाएगा, भारत छोड़ा जाएगा, गगनयान मिशन भारत का है, उसको जो कि अगर ये याद रखिए दोस्तों कि जो गगनयान के साथ जो एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं उनको तो कौन सा देश ट्रेनिंग दे रहे हैं, और जो सर्जन जा रहे हैं, डॉक्टर्स जा रहे हैं, उनको कौन सा देश ट्रेनिंग दे रहा है। तो उसके लिए याद रखना दोस्तों, गगनयान मिशन में अगर सर्जन होंगे तो उसको तो दे रहा है अपना फ्रांस ट्रेनिंग, गगनयान मिशन को फ्रांस ट्रेनिंग दे रहा है। गगनयान मिशन में जो सर्जन है, गगनयान मिशन में जो दोस्तों सर्जन है यानी डॉक्टर्स है, उनको तो कौन दे रहा है, फ्रांस। और इसी गगनयान मिशन में अगर एस्ट्रोनॉट होंगे उनको कौन दे रहा है, उनको दे रहा है रसिया। गगनयान मिशन में एस्ट्रोनॉट है उनको रसिया ट्रेनिंग दे रहा है, और जो सर्जन है, डॉक्टर्स है, उनको कौन दे रहा है, उनको दे रहा है अपना फ्रांस। हाँ दोस्तों, ये वही फ्रांस है जिसके इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति और जिम कास्टेक्स वहाँ के प्रधानमंत्री है। जिम कास्टेक्स जो वहाँ के प्रधानमंत्री है और इमैनुअल मैक्रोन वहाँ के प्रेसिडेंट है। ये वही फ्रांस है जिसकी कैपिटल पेरिस है। पेरिस वही जहाँ पर यूनेस्को का हेडक्वार्टर है दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, 1946 में फाउंड हुई थी, और उसके जो हेड थे वो कौन थे दोस्तों, ये सब। और OECD याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, OECD हो गया, यूनेस्को हो गया, उसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में देखने को मिलेगा। बात करते हैं रसिया। इस रसिया के बारे में दोस्तों मैंने बताया था कि इसके जो मिखाइल मिशुस्टिन जो प्रधानमंत्री है, तथा व्लादिमीर पुतिन जो कि 2036 तक रहने वाला है, ऐसा रसिया की संसद ने कहा है, संसद में कहा गया है। और रसिया की संसद का नाम ड्यूमा बताया था। सब याद है दोस्तों आपको, और याद होगा जब मैं बार बार रिवाइज करूंगा, आप बार बार वीडियो देखोगे तो आपको जरूर ही याद होगा, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों, ये आपका हो गया। अब एक थी फर्स्ट महिला दोस्तों, आज मैंने आपको तान्या शेरगिल के बारे में बताया, शिवांगी सिंह के बारे में बताया। अब तीसरी बताते हैं एक सोमा मंडल। कौन है दोस्तों सोमा मंडल, और सोमा मंडल अभी क्यों न्यूज़ में आई है, तो इन सभी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये है सोमा मंडल, ठीक है। ये सोमा मंडल जो कि सेल यानी सेल की फुल फॉर्म याद रखना दोस्तों, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। जो स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है सेल की, वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है, यानी जो सोमा मंडल है उसको सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। भारत की जो पहली महिला अध्यक्ष इस सेल में दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष कौन है, सोमा मंडल। ये ऐसे कैसे दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर क्वेश्चन नहीं भी पूछते हैं दोस्तों तो ये आपको क्रॉस करने में काम आएंगे। जहाँ पर आपको देखते ही मालूम चलेगा, जैसे शिवांगी सिंह, तान्या शेरगिल, और ये सोमा मंडल, रेखा मेनन, और ये दोस्तों ये जितनी भी आपकी लेडीज़ हैं
फीमेल है, ये आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन में कट करने को देखने को मिलेगी, जिससे आपका आंसर निकालने में आसानी होगी। या फिर ये क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपको मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट है कि जो सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है वो सोमा मंडल को बनाया गया है। बात करते हैं दोस्तों सेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। बात करेंगे दोस्तों ये सेल कब फाउंड हुआ था, तो याद रखना है 1954 को सेल जो कि फाउंड हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों, इसका हेड क्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना है न्यू दिल्ली। अब तो दोस्तों आपको ये दिल्ली भी ऐसे देखा देखा सा लगता होगा, चाहे मेरे दोस्त कभी दिल्ली गए नहीं होंगे, लेकिन दिल्ली पूरे पहुंचा दिया है मैंने कि दिल्ली में जो कि केंद्र शासित प्रदेश कब बना, सीएम कब है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, दिल्ली की विधानसभा सीटें कितनी है, सारी दिल्ली के बारे में बता दिया। और भी दोस्तों दिल्ली को गहराई से जानेंगे, लेकिन पहले अपन को जब ये याद हो जाएंगे तो उसके जो नए नए फैक्ट है वो ऐड करते जाएंगे। ठीक है, इसका याद रखना, सेल सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1954, हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। दोस्तों इसको नोट डाउन करो, और ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब नोट डाउन कर लिया होगा तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब पढ़ेंगे दोस्तों आपके जो कि कुछ स्कीम पढ़ेंगे जो कि स्टेट की स्कीम है दोस्तों। ठीक है, उन स्कीम को याद रखना, एक ट्रिक है उसको याद रखना। और दोस्तों ये ट्रिक आपको तब तक ही काम आएगी जब आपको याद नहीं होगे। जैसे आपको याद होंगे ट्रिक भूल जाओगे और सीधे आपको मालूम होगी कि कौन सी योजना कौन से ईयर में बनी है। ठीक है, धन कमाना है तो स्किल स्वच्छ रखो, स्वच्छ रखो। हाँ दोस्तों, ये आपको, क्योंकि दोस्तों जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना उसमें सीधे सीधे आपको जो स्कीम होती है, जो अपने प्रधानमंत्री मोदी साहब है उन्होंने काफ़ी सारी स्कीम चला दी। अब उन्होंने तो चला दी, लेकिन याद तो अपन को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है। और उनके कुछ 2014 हो गया, कुछ 2015 हो गया, कुछ 16 हो गया, क्योंकि उन्होंने जब 16, 17 इन जो ईयर थे उनमें काफ़ी मुद्दे किए थे। उसी में जैसे 31 अक्टूबर 2019 में तो उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे दोनों को। 2016 में नोटबंदी, 2017 में जीएसटी ला दी थी। 2016 में नोटबंदी हुई थी, 2017 में उन्होंने जीएसटी ला दी थी, और 2019 में जम्मू कश्मीर में धारा 370 करके और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया दोनों, जो कि जो सबसे बड़ी यूटी लद्दाख को बनाया गया था। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे ही कई स्कीम्स को भी निरंतर बढ़ाते रहे। किसी स्कीम्स का नाम बदल दिया तो किसी स्कीम्स को जारी कर दिया। अब वो ईयर तो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। पहले अपन याद करेंगे ईयर, उसके बाद में याद करेंगे कि वो स्कीम्स किससे रिलेट करती है, स्कीम्स में क्या कहा गया है, वो स्कीम्स अपने लिए कितने फ़ायदेमंद रखती है। ठीक है, अभी बात करते हैं दोस्तों, धन कमाना है तो स्किल स्वच्छ रखना होगा। ये आपको एक इतनी सी ट्रिक याद रखनी होगी, धन कमाना है तो स्किल स्वच्छ रखना होगा। इससे याद रखना है दोस्तों आपको धन, तो धन से याद रखना है जन धन योजना। ठीक है, इससे आपको याद रखना है धन से कि धन आ रहा है तो जन धन योजना हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं कमाना। कमाने में दोस्तों आता है मेक यानी होता है बनाना या कमाना। ठीक है, एक मेक जो कि मेक दोस्तों एक आपकी वर्ब होती है, उससे होता है कमाना या बनाना, जोड़ना। तो याद रखना है मेक यानी कमाना, आपको ऐसे ही याद रखना है धन कमाना। कमाने से होता है मेक, और मेक से याद रखना है मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। दोस्तों मैं ये ट्रिक आपको कुछ समय के लिए बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। उसके बाद में अपन डायरेक्ट बात करेंगे कि जनधन योजना कौन से ईयर में, मेक इन इंडिया कौन से ईयर में, स्किल इंडिया मिशन कौन से ईयर में, और साथ में स्वच्छ भारत अभियान कौन से ईयर में। ये जितने भी स्कीम है ना आपके मुंह पे होगी, और ईयर भी आपके मुंह पे साथ में होगा। लेकिन ये कब तक याद रखनी है, 1 से 2 दिन 3 दिन बस, दैट्स इट। क्यों? उसके बाद में आपको मुँह पे याद रहेगी, और मैं इनको बार बार रिवाइज कराऊंगा, आपको याद वैसे हो जाएगी। टेंशन लेने की बात ही नहीं है ना। बात करते हैं इस पर। मेक इन इंडिया कमाने से हो गई। स्किल से याद रखना स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन। ठीक है, और लास्ट है स्वच्छ, तो याद रखना है स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान।
हाँ दोस्तों, आज पढ़ेंगे केवल 4 स्कीम्स को, जिसके भी ओनली ईयर पढ़ेंगे। धन कमाना है तो स्किल स्वच्छ रखो, धन कमाना है तो स्किल स्वच्छ रखो, धन से जनधन योजना, फिर कमाने से मेक इन इंडिया, स्किल से स्किल स्वच्छ, स्किल इंडिया मिशन, स्किल मिशन इंडिया, और साथ में बात करते हैं लास्ट में स्वच्छ, तो कि स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो जनधन कमाने से लेकर और जो स्वच्छ रखो तक जितनी भी मैंने ट्रिक बताई है आपको, जिसमें 4 आपके योजना ये स्कीम आई है, इनको याद रखना। ये सब आपके जो ईयर है 2014 की। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, और बस इतना सा याद रखना है कि मेरे को 2014 में धन कमाना है तो स्किल स्वच्छ रखना पड़ेगा, बस दैट्स इट। 2014 में मेरे को अगर धन कमाना था, 2014 में जो मेरे को धन कमाना था तो स्किल स्वच्छ रखा था मैंने, आज मैंने धन कमा लिया। बस इतना सा याद रखना है आपको कि अगर धन कमाना है तो स्किल स्वच्छ रखना होगा, ये 2014 में होगी। जनधन योजना दोस्तों वही 2014 की स्कीम है, मेक इन इंडिया 2014 की स्कीम है, स्किल इंडिया मिशन 2014 की स्कीम है, और स्वच्छ भारत अभियान भी 2014 की स्कीम है। हाँ दोस्तों, सारी स्कीमें ऐसे याद हो जाएगी। ठीक है, आप नोट डाउन करो दोस्तों, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर बात करते हैं कुछ ज्योग्राफिकल फैक्ट की बात करेंगे। ठीक है, हो गया। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ आपके चावल, धान हो गए, गेहूँ हो गया, और उसके बाद हो गए तंबाकू हो गए, साथ में एक और बात करेंगे वो मूंगफली हो गई। हाँ दोस्तों, ये धान हो गया, उसके बाद करते हैं गेहूँ, फिर बात करते हैं दोस्तों धान हो गया, गेहूँ हो गया, तंबाकू, मूंगफली हो गया, मूंगफली और फिर तंबाकू। ठीक है, मैंने दोस्तों एक क्यों बात की है, इनकी बात क्यों की है, मैंने इनकी बात क्यों की है, क्योंकि एक तो आपके क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है कि जो धान का उत्पादक राज्य है, धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, वो कौन सा राज्य है। बात करते हैं गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक स्टेट कौन सा है, मूंगफली का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, और लास्ट में पूछा जाएगा तंबाकू का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है। तो बात करना है दोस्तों, टाइम हो रहा है, टाइम की देखते हुए फटाफट बात करते हैं। धान का जो कि पश्चिम बंगाल, धान जहाँ सबसे बड़ा उत्पादक स्टेट है वो कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। फिर गेहूं की बात करते हैं दोस्तों, ये अपना आ जाएगा यूपी। मूंगफली का कौन सा जाएगा दोस्तों, मूंगफली का जाएगा गुजरात। ठीक है, और तंबाकू का कौन सा जाएगा दोस्तों, मूंगफली का गुजरात, और तंबाकू का याद रखना आंध्र प्रदेश। हाँ दोस्तों, ये जो स्टेट है ये करंट में चल रहे हैं। अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे, यूपी, गुजरात और आंध्र प्रदेश। गुजरात में अभी हाल ही में ताऊते आया था। ठीक है, चक्रवात जो ताऊते था वो काफ़ी परेशान कर रहा था तट वाले स्टेट्स को, इसलिए ये गुजरात अभी न्यूज़ में है, साथ में आंध्र प्रदेश भी न्यूज़ में है। अभी आंध्र प्रदेश के जो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी है, अपने सीएम है वहाँ के, वो अभी नए नए स्कीम्स कर रहे हैं, साथ में चाहे ऑक्सीजन से रिलेटेड हो या फिर और किसी चीज़ से, तो नबी ताज़ा नए नए खबरों में है। यूपी की बात करते हैं दोस्तों, जो कि अपना योगी आदित्यनाथ जी है, तो ये वही स्टेट उठा रहा हूँ दोस्तों मैं जो आपके अभी करंट में चल रहे हैं। उनके साथ जो जियोग्राफिकल फैक्ट है, जो धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यूपी, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात, और तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश। हाँ दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल वही है जहां पर अपन को देखने को मिलता है सीएम जो कि ममता बनर्जी इस बार 3rd नंबर की आई है, और जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर है। यूपी यहाँ के योगी आदित्यनाथ सीएम है, तथा आनंदीबेन पटेल जो गवर्नर है। गुजरात विजय भाई रूपाणी यहाँ के सीएम है, तथा आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। लास्ट में आंध्र प्रदेश वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जो कि यहाँ के आंध्र प्रदेश है, और साथ ही में वहाँ के गवर्नर देखने को मिलते हैं विश्वभूषण हरिचंदन। हाँ दोस्तों, जितने भी सीएम है और गवर्नर है मैं वो हर क्लास में बताता हूँ आपको, और आपको अगर पीछे की 10 क्लासेस से देख रहे होंगे, जो भी 2, 4, 5 अगर आप पीछे क्लासेस देखेंगे, तो ये जो सीएम और गवर्नर में हर क्लास में रिपीट करता हूँ, और आपको वो याद हो गए होंगे। और नहीं हुए होंगे तो जब नेक्स्ट आप कंटिन्यू कर रहे हैं, जो मेरे दोस्त आज से देख रहे हैं वो भी अगर इस क्लास से कंटिन्यू जुड़ेंगे, तो ये सारे सीएम गवर्नर आने वाले 1 महीने में आपको सारे मुंह पे याद हो जाएंगे। 28 ही तो स्टेट है दोस्तों, कोई ज़्यादा थोड़ा स्टेट है, 8 ही तो केंद्र शासित प्रदेश है कितने, और जो कंट्री कितनी 200 कंट्री थोड़ा ही पढ़नी है अपन को, पढ़नी वही कंट्री है जो लेटेस्ट अभी चल रही है, उनके पढ़ने पीएम और जो कि प्रेसिडेंट है, और उनसे क्या मुद्दे हैं और पढ़ना क्या है, बस वही तो पढ़ना है। तो वो सारे आपको याद होंगे इस क्लास के साथ। ठीक है, बात करते हैं ये
पश्चिम बंगाल जो कि सुंदरवन नेशनल पार्क है, यूपी दुधवा नेशनल पार्क है। बात करते हैं गुजरात, जहाँ पर गिर नेशनल पार्क है, वंसदा नेशनल पार्क है। और बात करते हैं यहाँ पर जो कि क्या नाम है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पापीकोंडा नेशनल पार्क है। ठीक है दोस्तों, ये सब के जो मैं बोल रहा हूँ, ओरली बोल रहा हूँ, ये मैं नोट डाउन भी करवाऊंगा, लेकिन अभी समय को देखते हुए दोस्तों इतना सा याद रखना, जो पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीट, यूपी में कितनी थी दोस्तों 404 थी। यूपी आपका इन यूपी का और गुजरात से जो कनेक्शन है दोस्तों, याद रखना, जो गुजरात का गिर नेशनल पार्क है वहाँ से जो लोइन लेके गए थे वो इटावा लोइन सफारी में ले गए थे। और इटावा लोइन सफारी कहाँ देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आपको यूपी में। यहाँ से जो गिर नेशनल पार्क है, ठीक है, इस गिर नेशनल पार्क से लोइन को उठाया गया और उठा के अपने यहाँ पर यूपी में थी इटावा लोइन सफारी, इटावा लोइन सफारी नेशनल पार्क। ठीक है, इटावा लोइन सफारी नेशनल पार्क में डाल दिया गया। इतना सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जाएगा, गिर नेशनल पार्क कहाँ है, गुजरात में, इटावा लोइन सफारी कहाँ है, यूपी में। जो लोइन लेके गए हैं गिर नेशनल पार्क से, वो कौन से नेशनल पार्क में डाला गया है, इटावा लोइन सफारी में। इटावा लोइन सफारी में जो लोइन लाए गए वो कौन से नेशनल पार्क से लाए गए हैं, वो गिर नेशनल पार्क से, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर रख लेना पापीकोंडा नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, अगर आपको दोस्तों अच्छा लग रहा है कंटेंट, आपको लग रहा है कि आपका यहाँ दोस्त खड़ा होकर आपके लिए काफ़ी अच्छे कंटेंट लेके आ रहा है, मेहनत कर रहा है, और अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल साबित होगा और 100% होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप HN स्टडी हब यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों साथ में कमेंट करना कि कैसा लगा आपको कंटेंट, अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। साथ में यहाँ पर आपको और क्या इसमें ऐड किया जाए, ज्योग्राफी से ज़्यादा जो फैक्ट है वो अटैच किए जाने चाहिए या नहीं। ठीक है, और साथ में दोस्तों अगर आपको इंग्लिश के इसके साथ साथ इंग्लिश पढ़नी है तो उज्जैनिया क्लासेज है, जहाँ पर आपको राज सर पढ़ाते हैं, और इसी क्लासेज के उसमें लिंक दे दिया जाएगा। आप वहाँ पर उस लिंक को ओपन करो, जो डायरेक्ट आपके यूट्यूब पे खुल जाएगा, और वहाँ से आप इंग्लिश की क्लासेज भी ले सकते हैं, जहाँ पर राज सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं इसकी जो आपकी हो चुकी है, और ऐसे ही देखते रहिए दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर विराम देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लासेज में चर्चा करेंगे वही कुछ पॉलिटी, कुछ करंट तथा कुछ ज्योग्राफी, उनके मुद्दे उनसे अटैच करते हुए, और कुछ कैपिटल पढ़ेंगे, GI टेक पढ़ेंगे। दोस्तों अभी अपन ने स्टार्ट किया है इस चीज़ को, तो जब पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा लेके जाएंगे, और साथ में जब तक एग्जाम्स नहीं होंगे तब तक आपके सारे छोड़ेंगे नहीं, और सारे जितने फैक्ट होंगे वो आपको इसी क्लासेज में यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।